हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप मुझे देख रहे हैं द अशोका एकेडमी चैनल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य भारत का सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। यह दक्षिण भारत में स्थित है और इससे संबंधित परीक्षाओं में अक्सर आपको प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो वे सभी प्रश्न जो परीक्षाओं में आ सकते हैं या आए हुए हैं, वो सब के सब हम इस एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा दोस्तों, और ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु जो राज्य है, ये इसे लैंड ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तमिलनाडु राज्य को लैंड ऑफ टेम्पल्स यानी कि यहाँ पे बहुत सारी मंदिरें स्थित है। मंदिर बहुत संख्या में स्थित हैं दोस्तों, और जितने भी यहाँ पे मंदिर हैं वह द्रविडियन शैली में बनी हुई है। अधिकतर द्रविडियन शैली में बनी हुई है। आप जानते हैं द्रविडियन शैली किसे कहते हैं? दक्षिण भारत की एक शैली है द्रविडियन शैली, जिस शैली में यहाँ पे मंदिरों का निर्माण होता है दोस्तों। तो इस शैली में यहाँ पे मंदिरें पाई जाती हैं। ये जो तमिल भाषा है दोस्तों, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया की बहुत ही पुरानी भाषाओं में से एक ये भाषा है, तमिल लैंग्वेज। और तमिल राज्य का गठन के बारे में यदि आप जानना चाहें तो तमिल राज्य का गठन दोस्तों वही जैसे केरल राज्य का गठन हुआ था, उसी दिन इसका भी गठन हो चुका था। यानी कि 1 नवंबर 1956 को इसका भी गठन हुआ। और इसकी डिस्ट्रिक्ट की संख्या, जिलों की संख्या 37 है। 37 डिस्ट्रिक्ट है इसमें। और जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, कांचीपुरम। तमिलनाडु राज्य का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा जिला कांचीपुरम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ के जो गवर्नर है वह बनवारी लाल पुरोहित है। केरल राज्य के गवर्नर मैंने बताया था आरिफ मोहम्मद। आप भूलिएगा नहीं, यदि आप भूल जाते हैं तो वो मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। आप कंपेयर करके देखिएगा कि केरल और तमिलनाडु में क्या अंतर है, तब आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा दोस्तों। तो तमिलनाडु का जो गवर्नर है वो बनवारी लाल पुरोहित है। यहाँ पे जो सीएम है वह इडापट्टी के पलानी स्वामी है। इडापट्टी के पलानी स्वामी, ये जो है दोस्तों AIADMK पार्टी के हैं। और वहां पे कौन से पार्टी के थे? CPIM पार्टी के थे। तो इन दो राज्यों में अलग अलग पार्टियां हैं, आपको याद रखनी चाहिए। अगला है दोस्तों पर कैपिटा इनकम के मामले में ये बहुत ही विकसित है। पर कैपिटा इनकम की यदि बात की जाए तो 1,93,000 पर ईयर एक आदमी की यहाँ पे इनकम है दोस्तों। तो पर कैपिटा इनकम बहुत ही अधिक है और हमारे भारत की इनकम से कई ज्यादा अधिक है। हमारे भारत का यदि पर कैपिटा इनकम देखा जाए तो लाख सवा लाख के आसपास है। तो ये बहुत ही ज्यादा हो गया दोस्तों। विधानसभा की बात की जाए तो 234 सीटें हैं विधानसभा में, लोकसभा में 39 सीटें हैं और राज्यसभा में 18 सीटें हैं। वहां पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है। आप देख सकते हैं कि उससे डबल, दुगुना है यहाँ पे सीटें, लगभग में दुगुना सीटें हैं। केरल राज्य से लगभग में दुगुना सीटें हैं तमिलनाडु में। अगला है दोस्तों चीफ जस्टिस AP शाही, अमरेंद्र प्रताप शाही। अमरेंद्र प्रताप शाही जी यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। और ये जो हाई कोर्ट है मद्रास में स्थित है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है दोस्तों 2011 के सेंसस के अनुसार यहाँ की जो पॉपुलेशन है वह 7.2 करोड़ 7.2 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। स्टेट एनिमल है दोस्तों नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर को नीलगिरी साकिन के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको किसी दूसरी वीडियो में नहीं मिलेगा। मैंने बहुत रिसर्च करके इसके बारे में पता किया और आपको मैं बता रहा हूँ कि नीलगिरी तहर को नीलगिरी साकिन के नाम से जाना जाता है। ये नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है और ये संकटाग्रस्त प्राणी है। ये संकटाग्रस्त प्राणी है। ये नीलगिरी ताहिर जो है, साकिन जो है, ये संकटाग्रस्त प्राणी है। और ये जो है दोस्तों ये एक बकरी या भेड़ की प्रजाति का है। ये बकरी या भेड़ की प्रजाति का है जो नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलती है दोस्तों। ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का। स्टेट बर्ड की यदि बात करा जाए तो एनार्ड डब जो है, एनार्ड डब यहाँ के स्टेट पक्षी हैं, राजकीय पक्षी है एनार्ड डब, जिसे हिंदी में पन्ना कबूतर के नाम से जाना जाता है। इसे दूसरा नाम से भी जाना जाता है जिसे हरा कबूतर भी कहते हैं। इसे हरा कबूतर क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि ये हरे रंग का एक कबूतर है। ये हमारे भारत में नहीं पाया जाता। ये भारत के पड़ोसी देशों में, थाईलैंड वगैरह, इंडोनेशिया वगैरह में ज्यादा पाया जाता है दोस्तों, और तमिलनाडु में भी पाया जाता है। इसलिए ये यहाँ का राजकीय पक्षी है दोस्तों। अगला है फ्लावर, राजकीय फ्लावर कंधार। कंधार जो है यहाँ का राजकीय फ्लावर है। ये इसको इंग्लिश में दोस्तों फायर फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है, फायर लिली।
इंग्लिश में फायर लिली के नाम से भी जाना जाता है। क्यों दोस्तों इसका नाम फायर लिली क्यों पड़ा? क्योंकि ये फायर ज्वाला ज्वलित के आकार का दिखता है दोस्तों। जब आग ज्वलित होती है और दिखती है जैसे, वैसे ही ये भी दिखती है दोस्तों। ये फायर लिली के आकार की दिखती है, इसलिए इसे फायर लिली नाम दिया गया है। यहाँ का राजकीय वृक्ष जो है पाल्मिरा यहाँ की राजकीय वृक्ष है। अब आप पाल्मिरा से ये मत घबराइए, ये इंग्लिश वर्ड है तो आप इसमें सस्पिशन मत रखिए कि ये पाल्मिरा क्या है। पाल्मिरा दोस्तों वही है जो हमारे गांव देहात में तार के वृक्ष जो है, वही तार के वृक्ष को ही पाल्मिरा कहते हैं और वही ये यहाँ की राजकीय वृक्ष है। और मैंने केरल राज्य का राजकीय वृक्ष बताया था कोकोनट ट्री, आपको याद रखनी चाहिए। अगला है डायनेस्टी, यहाँ पे कौन से राजवंशों ने राज किया इस क्षेत्र में। जैसे मैंने वहां पे बताया था केरल में चेरा ने राज किया था। यहाँ पे चेरा, चोला, पांड्या, पल्लव के महत्वपूर्ण एक राजा थे महेंद्र वर्मन, इन्होंने बहुत सालों तक यहाँ पे राज्य किया। विजयनगर साम्राज्य उसके बाद आया। आप जानते हैं विजयनगर साम्राज्य इतिहास का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी, हरियर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर की थी। तो यही विजयनगर साम्राज्य भी यहाँ पर स्थित था। और आगे चलकर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपना एक मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया, वहां पे मद्रास को वहां पे अपना मेन शहर बनाया। अगला है दोस्तों हाईएस्ट पीक, यहाँ के हाईएस्ट पीक आप जानते हैं डोडा बेटा यहाँ की हाईएस्ट पीक है जो कि नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 2637 मीटर, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। आप देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट है उसकी ऊंचाई मात्र इतनी है, यानी कि यहाँ पे ज्यादा ऊंचे पहाड़, ऊंचे पर्वत, ऊंचे चोटियां नहीं मिलती हैं दोस्तों। अगला है लॉन्गेस्ट रिवर, तो कावेरी जो है यहाँ की सबसे लंबी नदी है जो 800 किलोमीटर तक लंबी है। और इसी के किनारे एक आगे चलकर मैं आपको बताने वाला हूँ बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में। इसी के किनारे वह बृहदेश्वर टेम्पल स्थित है दोस्तों। अगला है डैम के बारे में यदि बात की जाए तो डैम जो है अलियार, अमरावती, भवानी, मेट्टूर। अलियार, अमरावती, भवानी, मेट्टूर यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट बांध हैं, डैम्स हैं, आपको याद रखनी चाहिए। पोर्ट्स की यदि बात की जाए दोस्तों तो तुतिकोरिन और मद्रास, तुतिकोरिन और मद्रास यहाँ के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स आप समझ सकते हैं, पतन जिसे हिंदी में कहते हैं। टेम्पल्स की यदि बात की जाए तो एक बृहदेश्वर टेम्पल है, ये तंजावुर शहर में स्थित है। मद्रास के तंजावुर शहर यानी तमिलनाडु के तंजावुर शहर में यह स्थित है। ये शिव जी का मंदिर है, इसमें शिव जी की प्रतिमा है, शिव जी का मंदिर है। ये द्रविडियन शैली में बनाया गया है। जैसे मैंने बताया कि दक्षिण भारत की अधिकतर मंदिरें जो है द्रविडियन शैली में ही बनाई गई है दोस्तों, तो ये भी द्रविडियन शैली में ही बनाई गई है। यह कावेरी नदी के किनारे स्थित है, कावेरी नदी के दक्षिणी किनारे में यह स्थित है दोस्तों। यह चोला राजा, चोल के एक राजा थे, राजा प्रथम ने इसे बनवाया था, इसका निर्माण करवाया था। 1003 से 1010 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण हुआ था दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर रखा गया है। इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है दोस्तों। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि तमिलनाडु के बारे में इतनी सारी जानकारी आपको मिली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कुछ और इसके बारे में जानते हैं। अगला है दोस्तों द वर्ल्ड फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल। तो बृहदेश्वर मंदिर ही द वर्ल्ड फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल है दोस्तों। ये दुनिया का ऐसा पहला टेम्पल है जो ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ था। तो आपको बृहदेश्वर मंदिर के बारे में इतनी सारी जानकारियां मिली, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, आप जरूर नोट कीजिएगा दोस्तों। अगला है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर भी एक फेमस मंदिर है तमिलनाडु में जो कि मदुरई में स्थित है। एक है रामेश्वरम, जो रामेश्वरम है दोस्तों, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है। क्यों कि ये एक आइलैंड में स्थित है और ये आइलैंड पर स्थित होने के कारण कहा जाता है कि वह जो आइलैंड है वह भारत का ही एक भाग था। वह भारत का ही एक भाग था, लेकिन अब वह भारत से अलग हटकर एक आइलैंड बन चुका है और उसके लिए कॉरिडोर बनाया गया है जो वहां पे लोग वहां के दर्शन करने के लिए जाते हैं और सब जगह से जाते हैं। तो ये रामेश्वरम मंदिर की ऐसी मान्यता है कि जब भगवान राम ने रावण का वध करके वापस जब भारत आए थे, लौटे थे, तो उन्होंने वहां पे शिव जी की पूजा की थी, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। एक है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम मंदिर को चोलाज ने बनवाया था। यहीं पे कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले चीन के राष्ट्रपति और हमारे भारत के प्रधानमंत्री के बीच में वार्ता हुई थी। ये बहुत ही फेमस था, ये बहुत ही न्यूज़पेपर में और न्यूज में दिखाई जा रही थी दोस्तों, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है दोस्तों फेस्टिवल। फेस्टिवल यहाँ के मुख्य फेस्टिवल एक है जो पोंगल के नाम से जाना जाता है। ये पोंगल का अर्थ होता है दोस्तों उफान।
यानी पोंगल का अर्थ होता है उफान। और ये क्यों मनाया जाता है? ऐसी मान्यता है कि पोंगल जो है तमिल का जो कैलेंडर है उसका पहला महीना का पहला तारीख ही पोंगल त्योहार की शुरुआत होती है। और पोंगल के अवसर पर जल्लीकट्टू एक खेल आयोजित होती है। आप अक्सर ये न्यूज में देखते होंगे, जल्लीकट्टू जो बैलों का और इंसानों की लड़ाई होती है दोस्तों। ये जल्लीकट्टू उसीलिए फेमस है, बैल और इंसान की लड़ाई होती है। ये 2000 ईस्वी पूर्व ना 2000 साल पहले से ये चली आ रही है दोस्तों, ये खेल जल्लीकट्टू। अगला है दोस्तों डांस। यहाँ पे भारतनाट्यम, कोलाटम, करागम। भारतनाट्यम, कोलाटम, करागम यहाँ की फेमस मुख्य इंपॉर्टेंट डांस है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अगला है नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क एंड नीलगिरी नेशनल पार्क। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। मैंने आपको नेशनल पार्क और सेंचुरी के बारे में अंतर बताया था इसके पिछले वीडियो में जब मैंने केरल आज पढ़ाया था, तो आप जरूर जाकर देखिएगा दोस्तों। अगला है मैराइन बीच। ये जो है भारत की सबसे बड़ी बीच है। मैराइन बीच भारत की सबसे बड़ी बीच है और ये दुनिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच है ये दुनिया की मैराइन बीच, जो कि तमिलनाडु में है। और दुनिया की प्रथम बीच, सबसे बड़ी बीच कौन सी है? आपका मन में आप सोचते होंगे कि दुनिया की प्रथम बीच कौन सी है जो सबसे बड़ी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी बीच है दोस्तों कॉक्स बीच। कौन सी है? कॉक्स बीच दुनिया की सबसे बड़ी बीच है जो कि बांग्लादेश में स्थित है। ये लगभग 150 किलोमीटर के आसपास बालू के रेत के जैसा फैला हुआ एक बीच है जिसमें आप मोटरसाइकिल से एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते हैं दोस्तों। अगला है फेमस मेमोरियल, विवेकानंद का रॉक मेमोरियल। यहाँ का फेमस मेमोरियल है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। विवेकानंद का रॉक मेमोरियल। जीआई टैग यहाँ पे डिंडीगुल लॉक्स को एक ताला है जिसका नाम है डिंडीगुल, यहाँ पे इसको जीआई टैग का मान्यता मिला हुआ है। अभी कुछ ही दिन पहले इसको मिली थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। फेमस पर्सन एपीजे अब्दुल कलाम, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम यहीं पे हुए। सीवी रमन हमारे भौतिक के साइंटिस्ट यहीं पे हैं। विश्वनाथन आनंद जो कि चेस प्लेयर हैं, भारत के ग्रैंड मास्टर हैं, यहीं पे हुए हैं। स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक हैं। भारत के हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन हैं, ये यहीं पे हैं। और वहां पे व्हाइट रेवोल्यूशनरी थे, आपको देखना होगा व्हाइट रेवोल्यूशनरी कौन है, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, केरल राज्य में। अगला है ए आर रहमान जो संगीतज्ञ हैं, म्यूजिशियन हैं, यहीं के हैं। तो इस तरह से आपने देखा तमिलनाडु राज्य के बारे में हर चीज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। उम्मीद है आपको बहुत वीडियो पसंद आया होगा और ये आप 1 से 2 बार यदि देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा और आप परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।